हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ठीक है, अब आज हम देखेंगे फॉस्टर सीले। ठीक है, फॉस्टर सीले डिटेक्टर एफएम डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, ये एफएम डीमॉड्यूलेटर एक तरह का आपका फॉस्टर सीले। इसका सर्किट बहुत कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो इसको नॉर्मली हम जो समझते हैं वो फेज़र डायग्राम से ही समझते हैं, क्योंकि फेज़र डायग्राम से इसे समझना ज़्यादा इजी है। बाकी तरीके होते होंगे पर वो बहुत मुश्किल है। ठीक है, अगर हम इसकी पूरी सर्किटरी देखेंगे कैसे करंट कहाँ फ्लो कर रहा है, प्लस माइनस माइनस प्लस, उसमें ज़्यादा जाएंगे तो ये और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सिंपल तरीका समझने का तरीका जो है वो है फेज़र डायग्राम। तो हम इसे फेज़र डायग्राम से समझेंगे, पर उससे पहले कुछ मैं आपको सर्किट के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका डायोड दिख रहे हैं, एक D1 है, एक D2 है। ठीक है, अगर आप इस वाले पोर्शन को देखेंगे ध्यान से तो आपको लगेगा जैसे बिल्कुल एनवलप डिटेक्टर ही है। ये उसमें भी एक डायोड होता था, फिर इधर आपका रेजिस्टेंस होता था, फिर कैपेसिटर होता था। तो एनवलप डिटेक्टर वाला पोर्शन आपको ये दिख रहा है। ठीक है, ऑलमोस्ट। और साथ ही साथ आपका डीसी ब्लॉक भी कर ही देंगे। आपके ये जो कैपेसिटर्स होंगे ये भी, अगर आप मेरे को डीसी ब्लॉकर भी लगाना तो यहाँ पे कैपेसिटर और लगा सकता हूँ, वो डीसी ब्लॉक कर देगा, आगे कोई डीसी वैल्यू नहीं जाएगी। ठीक है, इस जगह पे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपको ये मैंने जो बना रखे हैं ये डबल ट्यून्ड आपके टैंक सर्किट है। ठीक है, ये दोनों के दोनों एक ही फ्रीक्वेंसी पे ट्यून्ड है, मतलब इनका जो रेजोनेंस है वो एक ही फ्रीक्वेंसी पे, वो है FC। अगर मैं बात करूँ ये दोनों के दोनों जो ये आपके जो टैंक सर्किट है ये दोनों के दोनों ट्यून्ड है FC पे। ठीक है, मतलब कि FC पे इनका रेजोनेंस आता है, कि इस टैंक सर्किट का भी FC पे आता है और इस टैंक सर्किट का भी FC पे आता है। इसका मतलब कि रेजोनेंस कंडीशन वो कंडीशन होती है जब आपका करंट और वोल्टेज सेम फेज पे चलते हैं। कि तो ये दोनों के दोनों टैंक सर्किट रेजोनेंस कंडीशन किस फ्रीक्वेंसी पे आती है इनकी, वो आती है FC पे। यहाँ से जो भी हमारा FM सिग्नल होगा, ठीक है, ये मेरा FM सिग्नल है, ये मेरा FM सिग्नल है। ठीक है, ये उसका जो भी वोल्टेज वेवफॉर्म होगी, जो भी इसकी वेवफॉर्म होगी, हम यहाँ से अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से जब अप्लाई करेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे और भी चीज़ें बता देता हूँ। अप्लाई करने के बाद यहाँ पे भी अब जैसे एक तरह से ये देखेंगे आपस में इंडक्टेंस की वजह से इसमें भी वोल्टेज क्रिएट होगी। अब हम नंबर ऑफ टर्म्स ऑलमोस्ट सेम रखेंगे, तो जो वोल्टेज यहाँ पे आएगी वो यहाँ पे भी आ जाएगी। ठीक है, तो ऑलमोस्ट अगर मैं बोलूँ यहाँ पे भी सिंपल आपको क्या दिखने वाला है, VP ही दिखने वाला है। अगर उस साइड से अगर आपकी वोल्टेज वेवफॉर्म आ रही है तो उसकी वैल्यू अगर VP है तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट VP ही मिलने वाला है इस पूरे इंडक्टर पे। ठीक है, सेकेंडरी वाले पे, प्राइमरी वाले से जो भी आ रहा है वो सेकेंडरी पे भी वही मिल रहा है। उसके बाद ये जो कैपेसिटर है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कैपेसिटर जो है इसकी जो वैल्यू रखी गई है वो हमने इस सर्किट में वो रखी गई है, इसका जो XC होता है, इस कैपेसिटर का जो XC होगा वो नेग्लिजिबल होगा। XC होगा नेग्लिजिबल। ठीक है, कुछ इस तरीके से सिलेक्शन किया है इसका कि इसकी XC की वैल्यू क्या हो, नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल मतलब बिल्कुल ज़ीरो के पास। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये ज़ीरो के बराबर होगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है तो एक तरह से शॉर्ट सर्किट है एक तरह से। ठीक है, और ये आगे कहाँ कनेक्ट हो रहा है, इस RFC पे, इस इंडक्टर पे। तो ऑलमोस्ट जो वोल्टेज इधर होगी पैरेलल में वही वोल्टेज सेम होती है, मतलब यहाँ VP, यहाँ VP। अगर ये वाला पार्ट यहाँ पे शॉर्ट हो गया है तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो RFC होगा वो इसके पैरेलल में आ जाएगा। किसके, इस वाले कैपेसिटर, इस इंडक्टर के। अगर इसका XC, अगर इसका रिएक्टेंस नेग्लिजिबल होगा तो, जो कि हमने लिया है, हमने इसका XC इस तरीके से, C इस तरह से सेलेक्ट किया कि इसका XC क्या है, नेग्लिजिबल। तो जब इसका XC नेग्लिजिबल आएगा तो इसका जो अपना रेजिस्टेंस है वो कुछ है नहीं। तो जब इसका कोई रेजिस्टेंस है नहीं तो यहाँ पे जो वोल्टेज आने वाली है वो ऑलमोस्ट किसके पास आने वाली है, इसके पास भी आ जाएगी, क्योंकि ये ऐसे कनेक्टेड है। यहाँ जाके, यहाँ से मैंने उठा रखा है, ये यहाँ जाके कनेक्टेड है इसके साथ। ठीक है, उसके बाद तो यहाँ से ये सिंपल यहाँ पे भी जाके यहाँ से हम इसे ग्राउंड भी मान सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे RFC यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, इस पर भी वोल्टेज कितनी आ जाएगी, VP। अब ध्यान दीजिए। ठीक है, तो जो वोल्टेज यहाँ पे आएगी वो यहाँ पे भी मिलेगी और इस RFC पे भी वही वोल्टेज मिलेगी, क्योंकि इसके बाद तो नॉर्मली ये जो कैपेसिटर है, अगर यहाँ से कोई हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल अगर गया तो यहाँ पे कोई ड्रॉप नहीं देने वाला, क्योंकि एक तरह से अगर ओमेगा बहुत हाई होगा तो XC कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट ज़ीरो। तो यहाँ पे कोई ड्रॉप तो आने नहीं वाला, क्योंकि इसका कोई रिएक्टेंस है नहीं। तो ऑलमोस्ट ये यहाँ से फिर ग्राउंड पे ही कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी जो पूरी की पूरी VP होगी वो यहाँ पे मिल जाएगी आपको RFC पे, क्योंकि एक तरह से आप समझिए ऐसे कुछ कि ये जो है ये पैरेलल में ये कनेक्ट हो गया और यहाँ से ग्राउंड पे चला गया। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये वाली जो लाइन है, ये पूरी की पूरी जो लाइन होगी वो इस C और L के साथ, C1 L1 के साथ एक तरह से पैरेलल में। तो जब वो पैरेलल में होगी तो जो वोल्टेज इधर होगी वो वोल्टेज इस RFC पे भी आ जाएगी, ये वोल्टेज इस पे आ गई। ठीक है, अब ध्यान देते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो इंडक्टर L2 है और ये जो C2 दूसरा वाला टैंक सर्किट है मेरा, तो इस टैंक सर्किट में
आपने यहाँ से सेंटर टैपिंग कर रखी है, तो सेंटर टैपिंग कर रखी है तो मतलब कुछ वोल्टेज ऊपर भी होगी, कुछ वोल्टेज नीचे भी होगी, ठीक है। तो मैंने ऊपर वाली वोल्टेज का नाम V1 दे दिया है और नीचे वाली वोल्टेज का नाम मैंने क्या दे दिया, V2। और आपको पता है उसकी पोलैरिटी कुछ इस तरीके से होती है, प्लस माइनस, अगर यहाँ से प्लस माइनस आ रहा है और यहाँ पे प्लस माइनस, ठीक है। अगर ध्यान दें तो सेंटर टैपिंग के मुकाबले ये वाली जो इधर से जो वोल्टेज होगी ए पॉइंट पे, अगर मैं बोलूँ इस पॉइंट पे वोल्टेज जो होगी वो पॉजिटिव होगी, ठीक है। और इस पॉइंट पे जो वोल्टेज होगी वो इस पॉइंट के मुकाबले, अगर ये रेफरेंस पॉइंट है आपका, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के मुकाबले अगर रेफरेंस ये है, दोनों केसेस में रेफरेंस यही है, ठीक है। तो रेफरेंस अगर ये है तो ए पॉइंट पे जो वोल्टेज होगी वो पॉजिटिव होगी, ठीक है। और जो बी पॉइंट पे, अगर मैं ये बी पॉइंट मान लूँ, ठीक है, तो इस पे जो वोल्टेज होगी वो नेगेटिव होगी, क्योंकि रेफरेंस के मुकाबले वो नेगेटिव पे है, क्योंकि यहाँ रेफरेंस इसके हिसाब से प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो बी पॉइंट पे जो वोल्टेज होगी वो ए पॉइंट के मुकाबले वो रेफरेंस में नेगेटिव होगी, और जो ए पॉइंट पे होगी वो पॉजिटिव होगी। मतलब कि यहाँ पे जो V1 है, ठीक है, वो एक तरह से पॉजिटिव में है, और जो V2 है वो नेगेटिव में है। दोनों होते सेम है, ये भी आपको पता है कि अब अगर मैं बीच में सेंटर टैपिंग करूँगा तो V1 और V2 की वैल्यू इक्वल होती है, ठीक है। पर V1 V2 एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब कि V1 इज समथिंग लाइक इज इक्वल टू V2, ठीक है, या फिर V2 इज इक्वल टू माइनस V1, क्योंकि बना तो दिया आपने, पर अगर मैं फेज़ की बात करूं तो ये दोनों एक दूसरे से उल्टे चल रहे होंगे, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ हमें और लेनी है, जो हमें समझना है यहाँ पे, कि यहाँ पे जो V1 V2 बनेंगे उनका रिलेशन इस सेकेंडरी कॉइल में, जो सेकेंडरी इंडक्टर है इसमें करंट भी फ्लो कर रहा होगा, तो जो करंट फ्लो कर रहा होगा मान लेते हैं वो करंट होगा IS, ठीक है। इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है मान लेते हैं वो है IS, सेकेंडरी कॉइल पे जो करंट फ्लो कर रहा है वो हमने मान लिया IS, ठीक है। ये पूरी वोल्टेज कितनी है, VP के बराबर ऑलमोस्ट। VP के दो टुकड़े हो गए, V1 V2। जो V1 V2 है वो एक दूसरे के अपोजिट है, अपोजिट पोलैरिटी है, क्योंकि प्लस माइनस यहाँ, तो अगर रेफरेंस पॉइंट ये है तो रेफरेंस पॉइंट यही होगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है और रेफरेंस पॉइंट के मुकाबले ये वाला नेगेटिव है, ठीक है। तो आपका जो V1 V2 है वो एक दूसरे के अपोजिट है, और आपका V1 V2 बराबर भी है, क्योंकि आपने बिल्कुल सेंटर टैपिंग करी है, बीच से बराबर है पर अपोजिट है, ठीक है। और साथ ही साथ आपका यहाँ से कुछ IS करंट भी फ्लो कर रहा होगा, तो वो जो IS और वो VP है, ठीक है, IS V1 V2 और IS VP के बीच में कुछ ना कुछ फेज़र होगा, फेज़ डिफरेंस भी हो सकते हैं। मतलब यहाँ पे जो करंट IS फ्लो करेगा सेकेंडरी कॉइल में, तो उसका IS का और यहाँ पे जो वोल्टेज बन रही है दो V1 V2, उनके बीच में कुछ ना कुछ फेज़ डिफरेंस होगा, ठीक है। यह हो सकता नहीं भी होगा, पर कुछ ना कुछ फेज़ होगा, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, कुछ ना कुछ होगा। सेम उस IS का इस पूरे VP के साथ भी कुछ ना कुछ फेज़ डिफरेंस होगा, ठीक है। तो वो जो फेज़ डिफरेंस होगा उसी से हम पूरा का पूरा इसकी वर्किंग देखेंगे कैसे होने वाली है। अब जो भी होगी हम यहाँ पे देखते हैं कि जो D1 है उसके P पॉइंट पे, जो D1 है उसके P पॉइंट पे जो वोल्टेज होने वाली है उसे क्या वोल्टेज मिलेगी, V1 प्लस VP। मतलब इस पॉइंट पे जो वोल्टेज मिलने वाली है, अगर मैं ध्यान से देखूँ तो वो V1 प्लस VP, ठीक है। और अगर D2 को देखूँ तो D2 को जो वोल्टेज मिलने वाली है वो क्या मिलने वाली है, V2 प्लस VP। मतलब D2 पॉइंट पे जो D2 की P साइड पे, ये P साइड है और ये D1 का P साइड है, तो इसके P साइड और इसके P साइड पे क्या वोल्टेज आने वाली है, D1 को क्या वोल्टेज मिलेगी फॉरवर्ड बायस होने के लिए, V1 VP, और D2 के लिए क्या वोल्टेज होगी फॉरवर्ड बायस होने के लिए, V2 और VP, ठीक है। और अगर अब यहाँ पे मेन समझने की बात यह है कि दोनों फॉरवर्ड बायस होंगे जब भी होंगे, ठीक है, तो अगर V1 VP का सम जो भी होगा वो कहाँ आ जाएगा, V3 पे, क्योंकि जब ये जैसी फॉरवर्ड बायस होगा तो पूरी वोल्टेज किसको मिल जाएगी, V3 को। जब ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा तो VP प्लस V2 की वोल्टेज कहाँ मिल जाएगी, V4 को। पर अब इसमें बात यह है कि आपका जो आउटपुट वोल्टेज है वो किस पे डिपेंड करेगा कि V3 V4 क्या आने वाला है, ठीक है। अब V3 क्या होगा, इसमें पोलैरिटी अगर मान लो जैसे ही फॉरवर्ड बायस होगा तो करंट की पोलैरिटी क्या होने वाली है, प्लस माइनस, और जब ये फॉरवर्ड बायस होगा तो यहाँ से पोलैरिटी क्या होने वाली है, प्लस माइनस, ठीक है। अब मुझे V0 की वैल्यू अगर निकालनी है तो V0 जब मैं निकालूंगा तो V0 किसके बराबर होने वाला है, V0 इज इक्वल टू, मैं यहाँ से आता हूँ प्लस से लेके माइनस तक जाना है मुझे, ठीक है। तो मैं प्लस से जब आता हूँ तो मुझे क्या वोल्टेज दिखती है, प्लस V3, तो प्लस का V3, फिर अगला क्या दिख रहा है, माइनस का V4, जो साइन पहले दिखता है उसको लिख लेते हैं, माइनस का V4। मतलब अगर मुझे आउटपुट वोल्टेज चाहिए तो वो V3 V4 पे डिपेंड कर रही है। V3 पे प्लस पहले क्यों लिया मैंने, क्योंकि जब ये फॉरवर्ड बायस होगा तो पहला साइन यहाँ पे प्लस का ही मिलने वाला है, तो मैं जब वहाँ से V0 के लिए वैल्यू निकालता हूँ, ये तरीका होता है निकालने का सिंपल। तो आप क्या करो, जो भी वोल्टेजेस रास्ते में आ रही है उनको लिख लो उनके साइन के साथ, तो उनका साइन जो भी पहले दिखेगा उसके साथ। तो यहाँ पे प्लस V3, अगले का साइन क्या दिख रहा है, माइनस V4।
अब सब कुछ डिपेंड करता है आउटपुट कैसे आने वाला है, V3 V4 पे डिपेंड करेगा। V3 की वैल्यू अगर V4 से ज़्यादा हुई तो वोल्टेज आपको पॉजिटिव में मिलेगी, ठीक है, और V4 की वैल्यू अगर V3 से ज़्यादा हुई तो आपको वोल्टेज नेगेटिव में मिलेगी, ठीक है। और इनकी वैल्यू कब ज़्यादा, इससे ज़्यादा कब होगी, ये कब ज़्यादा होगा, ये कब ज़्यादा होगा, वो सब कुछ डिपेंड किस पे करेगा कि V1 VP के बीच का फेज़ डिफरेंस कितना है, या फिर V2 VP के बीच में फेज़ डिफरेंस कितना है, इन दोनों पे डिपेंड करेगा। V1 VP के बीच में अगर फेज़ डिफरेंस ज़्यादा है, तो मैं आपको बोल रहा था कि जो V1 और VP है उसके बीच का फेज़ डिफरेंस कैसा रहेगा, उस पर डिपेंड करेगा कि V3 क्या आएगा, ठीक है। और V2 और VP के बीच का जो फेज़ डिफरेंस है उस पर डिपेंड करेगा कि V4 क्या आएगा, ज़्यादा आएगा कि कम आएगा। और ये दोनों पे डिपेंड करेगा कि आउटपुट क्या आएगा, V0। अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि V1 VP के बीच का डिफरेंस अगर मान लीजिए फेज़ डिफरेंस वो आउट ऑफ फेज़ होते हैं, मतलब कि एक दूसरे के बीच का फेज़ डिफरेंस बढ़ता है, तो उसकी जो रिजल्टेंट वैल्यू यहाँ पे बनेगी V3 वो कम बनती है, ठीक है। आपके जो दो वेक्टर्स होते हैं अगर वो आउट ऑफ फेज़ चलते हैं तो उसका जो रिजल्टेंट बनता है, उसके जो इंटेंसिटी होती है, जो उसकी स्ट्रेंथ होती है वो कम होती है। पर अगर आपके दो वेक्टर्स हैं और वो इन फेज़ चलते हैं, आउट ऑफ फेज़ कम चलते हैं, साथ में ज़्यादा चलते हैं, तो जो ताकत होती है वो ज़्यादा हो जाती है, तब ये V3 ज़्यादा होगा। अगर V1 VP के बीच का फेज़ डिफरेंस कम होगा, मतलब वो दोनों आउट ऑफ फेज़ कम है, इन फेज़ ज़्यादा है, मतलब साथ में चल रहे हैं, ठीक है, उनके बीच का फेज़ डिफरेंस कम है, तो इसका मतलब वो इन फेज़ है ना कि आउट ऑफ फेज़, तो जो V3 आएगा वो ज़्यादा आएगा। सेम यहाँ पे भी अप्लाई होगा कि V2 VP के बीच का अगर फेज़ डिफरेंस ज़्यादा है तो V4 की वैल्यू कम होगी, और अगर इन दोनों के बीच का फेज़ डिफरेंस कम है, मतलब इन फेज़ ज़्यादा है ना कि आउट ऑफ फेज़, तो इसका जो V4 आएगा वो ज़्यादा आएगा, ठीक है। अब हम इसमें फेज़र डायग्राम में देखेंगे, ये सिंपल आप बना लीजिए, इसे पूरा बना लिया होगा, ये वैल्यूज़ लिख लीजिए। अब इसके आगे हम देखते हैं कि वो फेज़र डायग्राम किस हिसाब से बनने वाले हैं, ठीक है। अब ये जो V1 VP आउट ऑफ फेज़, इन फेज़, ये जो होंगे वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा यहाँ से जो सिग्नल आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी पे, क्योंकि जब वो फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस पे होगी तब आपका फेज़र डायग्राम कुछ अलग दिखेगा। जब वो फ्रीक्वेंसी आपकी रेजोनेंस से ज़्यादा होगी तब आपका टैंक सर्किट में इंडक्टिव इफेक्ट जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। जब आपकी फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस से कम होगी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कम होगी, तो आपका जो टैंक सर्किट होगा उसमें जो आपका जो इफेक्ट होगा वो कैपेसिटर का ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, कैपेसिटिव इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा। तो ये मैं बता चुका हूँ कि कब कौन आगे चलता है, कब कौन पीछे चलता है, ठीक है, वो आगे हम देखते हैं अभी, ठीक है। फेज़र डायग्राम कैसे बनेंगे 3 केसेस के लिए, तो यहाँ पे आउटपुट कब 0 आएगा, कब पॉजिटिव में आएगा और कब नेगेटिव में आएगा, ठीक है, और वही आपका मैसेज सिग्नल बन जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से आपको आउटपुट मिलेगा फेज़र डायग्राम के थ्रू। चलिए अब इस फेज़र डायग्राम को हम यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। ये फेज़र डायग्राम में ये मैंने कैसे बना दिया, अब सिंपल ये देखिए कि जो IS और VP है, अगर मैं बात करूँ एट F = FC, अगर मैं रेजोनेंस कंडीशन की बात कर रहा हूँ कि मेरा जो इनपुट सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल के बराबर ही है, ठीक है, जिस पे वो ट्यून्ड थे। मैंने वो जो इधर वाला ट्रांसफार्मर था, जो टैंक सर्किट था, उसे मैंने हटा लिया है ताकि यहाँ पे मैं डायग्राम बना सकूँ, ठीक है, बाकी मैंने रखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, आप एट F = FC की बात करेंगे तो जो दोनों के टैंक सर्किट थे वो ट्यून्ड थे, किस फ्रीक्वेंसी पे, कैरियर फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है, FC पे। तो उस फ्रीक्वेंसी पे जो वो ट्यून्ड है तो इसका मतलब वो कंडीशन पे वो रेजोनेंट एक तरह से बिहेवियर दिखाएंगे। तो रेजोनेंट बिहेवियर मतलब एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आपकी उसमें जो होगी, उस केस में रेजोनेंट बिहेवियर में, एक्चुअली रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी नहीं, रेजोनेंट बिहेवियर में जो करंट और वोल्टेज होंगे वो साथ साथ चलते हैं। तो यहाँ पे जो भी IS होगा यहाँ पे VP भी होगा, वो VP यहाँ पे भी है, जो VP यहाँ पे होगा वो VP यहाँ पे भी है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो आपका जो IS और VP है वो दोनों साथ में चलेंगे, क्योंकि वो एट F = FC पे दोनों टैंक सर्किट रेजोनेंट पे थे। तो रेजोनेंट कंडीशन पे होंगे तो IS VP करंट भी और वोल्टेज भी साथ में चलेंगे, तो आपका IS और VP साथ में चल रहे हैं, ठीक है। बट जो IS है, अगर मैं सिर्फ इस इंडक्टर की बात करूँ तो इस इंडक्टर में जो मेरा IS है, इस IS का इन दोनों वोल्टेज के साथ 90 डिग्री का फेज़ डिफरेंस होगा, ठीक है। अगर मैं सिर्फ इस इंडक्टर की बात कर रहा हूँ तो इसमें जो वोल्टेज के साथ उसका फेज़ डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री का होगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर सिर्फ इंडक्टर की बात की जाती है तो इंडक्टर में जो करंट होता है वो वोल्टेज से 90 डिग्री पहले चलता है, पीछे चलता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने IS बना दिया, तो मैंने सब V1 और V2 के बीच में कितने का डिफरेंस रखा है, इस IS का मैंने रखा है 90 डिग्री का। पर V1 को ऊपर क्यों बनाया, V2 को नीचे क्यों बनाया, वो इसलिए बनाया क्योंकि V1 जो है वो मैंने बताया था आपका रेफरेंस में पॉजिटिव, एक तरह से वो पॉजिटिव वैल्यू पे है, और जो V2 है वो नेगेटिव वैल्यू पे है, क्योंकि उसका रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे माइनस था, और ये प्लस था और ये माइनस था। तो आपका जो V1 है वो V2 से एक तरह से V1 और V2 के बीच में 180 डिग्री का फेज़ डिफरेंस था, क्योंकि मैंने आपको लिख के भी बताया था V1 = -V2। पर V1 V2 का करंट के साथ कितने डिग्री का फेज़ डिफरेंस होगा, 90 डिग्री का।
V1 V2 का आपस में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है, पर V1 V2 का करंट के साथ तो 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा, तो ऑब्वियसली वो V1 V2 ऐसे ही बनाने पड़ेंगे मुझे, क्योंकि देखो V1 V2 का एक दूसरे से 180 डिग्री का फेज डिफरेंस दिख रहा है मुझे, पर करंट के साथ उन दोनों का फेज डिफरेंस कितना है, 90 डिग्री का। तो आपका एट F इक्वल टू FC कुछ तरह इस तरीके से आपका ये फेजर डायग्राम दिखेगा। अब ध्यान दीजिए कि आपका जो VP और V1 है उसका जो रिजल्टेंट होगा वो यहाँ बन जाएगा, मैंने बना दिया V3, ठीक है। और जो V2 और VP है, V2 और VP उसके बीच का जो फेज डिफरेंस बनेगा वो यहाँ बन जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देंगे कि VP और V2 और VP और V1 के बीच का जो फेज डिफरेंस है सेम है, मतलब VP और V1 के बीच में जो भी फेज डिफरेंस है वो VP और V2 के बीच में भी है, तो दोनों का फेज डिफरेंस अगर सेम है तो उनका जो रिजल्टेंट होगा, मतलब जितना आउट ऑफ फेज ये दोनों है उतना ही आउट ऑफ फेज VP और V2 भी है, ठीक है। जब दोनों साइड में बराबर में आउट ऑफ फेजिंग चल रही है तो रिजल्टेंट जो आएगा V3 और V4 वो दोनों सेम आएंगे, तो आपका जो V3 और V4 की वैल्यू निकलने वाली है वो दोनों की दोनों सेम आने वाली है। तो आपका इस केस में जो V3 है वो V4 के बराबर निकलेगा, तो V3 जब V4 के बराबर होगा तो आपका आउटपुट वोल्टेज कितनी निकलेगी, वो निकलेगी 0 वोल्ट। और ये हम चाहते भी थे कि जब आप जो FM सिग्नल जो भी आएगा अगर उसकी फ्रीक्वेंसी FC होगी, ठीक है, अगर वो ट्यून्ड आपके टैंक सर्किट थे वो FC पे ही ट्यून्ड थे, तो अगर आपकी फ्रीक्वेंसी वो जो FM सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी अगर FC है तो मुझे आउटपुट पे वोल्टेज कुछ भी नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि उस केस में मैसेज होना ही नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि कैरियर अभी जो FM सिग्नल आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी FC बता रहा है, तो वहाँ पे मुझे 0 वोल्ट मिलना चाहिए, तो 0 वोल्ट ही मिलेगा, ठीक है। आपको दिख गया यहाँ पे, क्योंकि V3 V4 के बराबर हो जाएगा रिजल्टेंट, क्योंकि VP और V2 के बीच का जितना फेज डिफरेंस है उतना ही V1 और VP के बीच का फेज डिफरेंस है, तो इनका जो रिजल्टेंट बनेंगे वो इक्वल होंगे, तो जब वो इक्वल होंगे तो आपकी जो वैल्यू निकलेगी V0 की वो कितनी निकलेगी, 0 वोल्ट, ठीक है। अब हम देखते हैं जब आपकी फ्रीक्वेंसी FC से ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में फेजर डायग्राम कैसा दिखेगा। चलिए अब हम देखते हैं उस कंडीशन में जब आपकी फ्रीक्वेंसी FC से ज़्यादा होती है तो आपका जो IS है, आप ध्यान देंगे कि अगर आपका F FC से ज़्यादा हो गया है, ठीक है, मतलब कि आप रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से आगे निकल गए, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जब भी फ्रीक्वेंसी आपकी ज़्यादा हो जाती है तो आपका जो XL होता है उसका इफेक्ट ज़्यादा होता है, मतलब इंडक्टेंस इफेक्ट ज़्यादा होता है कैपेसिटेंस के मुकाबले, ठीक है, क्योंकि जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो XL बढ़ जाएगा, XC से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है XL इक्वल टू ओमेगा L, तो ओमेगा बढ़ेगा तो XL ज़्यादा हो जाएगा, तो जब इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा तो उस केस में कौन आगे चलता है, आपका उस केस में वोल्टेज आगे चलता है करंट से, ठीक है। तो जो VP होगा वो आगे चलेगा IS से, तो IS को थोड़ा नीचे आना पड़ेगा, तो IS थोड़ा नीचे आ गया, क्योंकि अब आपका जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो IS, जो इंडक्टिव इफेक्ट होने की वजह से वोल्टेज करंट से आगे चलेगा, ठीक है। पर इस इंडक्टर की बात करूं तो इसमें जो IS आएगा, ठीक है, सिर्फ इस इंडक्टर की बात करूं तो इसमें जो V1 V2 बनेंगे और इसमें जो, क्योंकि इसी करंट की वजह से इसमें V1 V2 इंड्यूस होंगे, तो वो जो IS और जो V1 V2 है उसके बीच का फेज डिफरेंस अभी भी वही रहेगा, ठीक है। अगर मैं सिर्फ इंडक्टर की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इस इंडक्टर की, तो इसमें जो करंट IS है उसका V1 V2 के साथ अभी भी वही रिलेशन रहेगा कि V1 V2 आपस में एक दूसरे से 180 डिग्री का फेज डिफरेंस लेके बैठे हैं, और वो V1 V2 IS के साथ कितने डिग्री का फेज डिफरेंस लेंगे, 90 डिग्री का, ठीक है। तो अगर IS इधर नीचे की तरफ आ गया है तो ऑब्वियसली IS के साथ तो V1 V2 को वही डिग्री बनाना पड़ेगा, 180, ये V1 है और ये आपका V2 है। हुआ क्या, जो हमने पहले वाला डायग्राम बनाया था सिंपल वही है, बस इस बार क्या हुआ, थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया। ट्विस्ट कैसे हो गया कि VP और IS के बीच में कितना कुछ फेज डिफरेंस हो गया कि लैग करने लगा करंट। क्यों, क्योंकि जो टैंक सर्किट था, इस टैंक सर्किट में आपका जो करंट है वो अब लैग करने लगेगा वोल्टेज के मुकाबले, क्योंकि आपने फ्रीक्वेंसी कौन सी ले लिया, F ग्रेटर दैन FC, तो अब इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा रहेगा, इसलिए वोल्टेज आगे चलेगी IS के मुकाबले। बट जो IS का रिलेशन V1 V2 के साथ है वो क्या है, वो आप सिंपल इस इंडक्टर को देखना है अभी। तो इस इंडक्टर में आपका जो करंट है वो वोल्टेज जो V1 V2 जिससे जो इसे इंड्यूस कर रहा है, V1 V2 जो बना रहा है करंट IS, उसके बीच का रिलेशन अभी भी वही रहेगा कि IS जो होगा वो V1 और V2 के बीच में कितने डिग्री का फ़र्क रखेगा, 90 डिग्री का, क्योंकि सिर्फ वहाँ पे इंडक्टर ही है, ठीक है। तो यहाँ पे IS का V1 V2 के साथ अभी भी 90 डिग्री का फ़र्क रहेगा। तो IS अगर इधर की तरफ झुका है तो इनको भी इधर की तरफ जाना पड़ेगा, तभी तो V1 IS के साथ अभी भी 90 डिग्री बना के रखेगा और V2 भी IS के साथ अभी भी 90 डिग्री बना के रखेगा। इसलिए थोड़ा सा ऐसे ट्विस्ट हो जाएगा, V1 V2 को उसकी तरफ मूव करना पड़ेगा, क्योंकि उसका अभी भी एक दूसरे से तो 180 डिग्री का फेज डिफरेंस रहेगा, पर IS के साथ अभी भी कितने डिग्री का फ़र्क रहेगा, 90 डिग्रीज़ का, ठीक है। तो जैसे ये टर्न हुआ, अब ध्यान देंगे कि जो V1 VP है
वो ज़्यादा इन फेज़ आ गए हैं, ठीक है। पहले उनके बीच में 90 डिग्री का फ़र्क था, पर अब थोड़ा और कम हो गया। तो इसका जो रिजल्टेंट बनेगा V3 वो ज़्यादा बनेगा, ठीक है। और जो VP और V2 है वो कम हो गए, मतलब उनके बीच का फेज़ डिफरेंस ज़्यादा हो गया। और भी V2 और VP के बीच में पहले वाले केस में 90 डिग्री का फ़र्क था, पर अब वो ज़्यादा हो गया, 90 से भी ज़्यादा हो गया। तो ऑब्वियसली अब जो V4 बनेगा इनके बीच में, ठीक है, उसकी जो वैल्यू होगी वो कम होगी V3 के मुकाबले, मतलब V3 का मैग्नीट्यूड V4 से ज़्यादा होगा। तो इस केस में आपका जो V3 है वो V4 से ज़्यादा आएगा। तो V3 अगर V4 से ज़्यादा है तो V0 आपका पॉजिटिव आएगा। उस केस में आपका V0 क्या आएगा? पॉजिटिव। तो V0 अगर आपका पॉजिटिव आएगा, और वो कितना ज़्यादा पॉजिटिव आएगी वैल्यू, वो सब कुछ किस पे डिपेंड करेगा कि ये कितने इन फेज़ आते हैं। आप जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा बढ़ाएंगे, मतलब FC से और ज़्यादा होता जाए, तो आपका इंडक्टिव इफेक्ट और ज़्यादा होता जाएगा। इंडक्टिव इफेक्ट और ज़्यादा होता जाएगा तो ये जो VP और IS है इनके बीच का फेज़ डिफरेंस और बढ़ता जाएगा, करंट और नीचे आएगा। करंट और नीचे आएगा तो V1 V2 को IS के हिसाब से और ट्विस्ट होना पड़ेगा। तो जितना V1 V2 और ट्विस्ट होंगे, V1 VP और इन फेज़ आएंगे और V2 VP और आउट ऑफ फेज़ हो जाएंगे। तो वो दोनों आपस में आउट ऑफ फेज़ होने की वजह से आपका V4 और कम होता जाएगा और V3 और बढ़ता जाएगा, और यहाँ पे आपकी आउटपुट वोल्टेज भी और बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका F ग्रेटर देन FC का केस बनेगा। अब इसके बाद हम देखते हैं F लेस देन FC का क्या केस बनता है, ठीक है। हाँ जी, अब हम नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं जिसमें कि आपकी फ्रीक्वेंसी FC से कम हो जाती है, ठीक है। तो उस केस में अगर फ्रीक्वेंसी आपकी FC से कम हो जाएगी तो आपका जो XL है उसका इफेक्ट कम हो जाएगा, XC का ज़्यादा रहेगा। XL लेस हो जाएगा XC से। तो जब कैपेसिटिव इफेक्ट आपका ज़्यादा होने लगे तो उस केस में आपका जो करंट होता है वो वोल्टेज से आगे चलने लगता है। तो इस टैंक सर्किट में बात करें अगर सिंपली, तो आपका जो IS होगा वो इस वोल्टेज से, ठीक है, जो भी वोल्टेज इसके पास होगी वो उससे थोड़ा आगे चलेगा। तो अब करंट अब नीचे की तरफ नहीं ऊपर की तरफ चला गया VP के मुकाबले। पर इस करंट IS का अगर सिर्फ इस इंडक्टर की बात करें तो V1 V2 के साथ जो रिलेशन है, उस V1 V2 के साथ उसका जो रिलेशन है वो अभी भी वही है। मतलब कि जो V1 V2 वो आपस में क्या रहेंगे? 180 डिग्री के फेज़ डिफरेंस में, ठीक है। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है और V1 V2 आपस में क्या रहेंगे? 180 डिग्री के फेज़ डिफरेंस में। पर उनका IS के साथ क्या रिलेशन रहेगा? 90 डिग्री आगे 90 डिग्री पीछे जो भी रहेंगे, मतलब IS का V1 V2 के साथ रिलेशन अभी भी वही रहेगा, 90 डिग्री का फेज़ डिफरेंस, क्योंकि मैं सिर्फ इंडक्टर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे IS जो भी रहेगा, ठीक है। पर इनका अब ध्यान देंगे यहाँ पे कि जो V1 है वो थोड़ा इधर की तरफ चला गया, V2 थोड़ा इन फेज़ आ गया, मतलब VP और V1 के बीच का जो फेज़ डिफरेंस है वो ज़्यादा हो गया है, और VP और V2 का जो फेज़ डिफरेंस है वो कम हो गया है। इसका मतलब ये इन फेज़ आ गए और ये दोनों आउट ऑफ फेज़ चले गए। तो इनके बीच का जो रिजल्टेंट बनेगा V3 और इसके बीच का जो रिजल्टेंट बनेगा V4, आपका जो V4 होगा वो V3 से ज़्यादा आएगा, क्योंकि V4 आपका V3 से ज़्यादा आएगा क्योंकि ये दोनों VP और V2 इन फेज़ आ गए हैं और VP और V1 आउट ऑफ फेज़ चले गए हैं। तो इस तरीके से आपका V4 V3 से ज़्यादा आ जाएगा और फिर आपका जो V0 की वैल्यू आएगी उस केस में क्या आएगी? नेगेटिव, ठीक है। और आप फ्रीक्वेंसी को और जितना कम करते जाएंगे आप उतना XL को और XC से कम कर देंगे, मतलब आपके सर्किट में कैपेसिटिव इफेक्ट और ज़्यादा हो जाएगा। तो उस केस में फिर ये जो IS है ये और ऊपर की तरफ चला जाएगा, और IS ऊपर की तरफ चले जाएगा तो V1 V2 को भी अपने हिसाब से IS के साथ वही रिलेशन बना के रखना है। तो वो हिसाब से V1 V2 भी ऐसे खिसक जाएंगे, तो V1 और आउट ऑफ फेज़ चले जाएगा, V2 और इन फेज़ आ जाएगा, तो आपका जो V4 है वो और ज़्यादा होता जाएगा, ठीक है, V3 के मुकाबले। तो उस केस में फ्रीक्वेंसी और डिक्रीज़ होती जाएगी, ठीक है। तो इस हिसाब से फॉस्टर सीले के वर्किंग यहाँ पे होता है, ठीक है। यहाँ पे जो मैं IS और V1 VP को ले रहा हूँ वो सिर्फ इस इंडक्टर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और बाद में जब मैं IS VP की बात कर रहा हूँ पूरी, तो फिर उसमें पूरे का पूरा जो आपका टैंक सर्किट की बात कर रहा हूँ। जो IS VP है वो टैंक सर्किट की वजह से है, ठीक है। और जो IS V1 V2 है वो आपका सिर्फ इंडक्टर की वजह से। जो IS VP है वो टैंक सर्किट की वजह से उनके बीच में फेज़ डिफरेंस आ रहा है, और जो IS और V1 V2 है वो सिर्फ इस इंडक्टर की बात हो रही है, सिर्फ इंडक्टर की, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे पूरा का पूरा वर्किंग इसकी ऐसे रहेगी, ठीक है। और इस तरह से आपकी वोल्टेज कभी इंक्रीज़ होगी कभी डिक्रीज़ होगी। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।